Myself, Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College Tonk. और आज का हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन टू टेक्सोनॉमी। अलग अलग ब्रांचेस का जो टेक्सोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूशन है उसकी स्टडी करेंगे हम आज। पहला है कंट्रीब्यूशन ऑफ साइटोलॉजी टू टेक्सोनॉमी। प्लांट टेक्सोनॉमी के लिए जो साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं प्लांट्स के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे हम जो जेनेरा हैं, स्पीशीज हैं, उनमें हम आपस में एफिनिटीज पता कर सकते हैं। मतलब वो आपस में एक दूसरे से कितना नजदीक है, कितना दूर है, कितना वो एक दूसरे के ज्यादा जुड़े हुए हैं, इवोल्यूशन किसके थ्रू किस में हुआ है, इस तरीके की जानकारी हमें साइटोलॉजी स्टडी करने से मिल सकती है। जब भी हमें किसी जेनेरा में अगर कोई डिस्प्यूट होता है कि उसे कहाँ प्लेस किया जाए, तो उस कंडीशन में अगर हम साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं तो वो एग्जामिन करने के बाद में हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी इंटर रिलेशनशिप को, किससे क्या रिलेटेड है। तो हम कुछ खास चीज़ों की स्टडी करते हैं जब हम साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी कि उसका साइज कैसा है, क्रोमोसोम्स का लेंथ कैसी है, आर्म का रेशो, प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस वगैरह हम देखते हैं, ताकि उनमें हम जीन्स जो जेनेरा है उनमें हम पता लगा सकें कि कितनी सिमिलैरिटी है, कितना हेटेरोक्रोमेटिन है उसमें। क्रोमोसोमल बिहेवियर एट मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोसोम किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी मतलब हर सेल में दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के सेट होते हैं, दो सेट होते हैं। पॉलीप्लॉइडी मतलब मोर देन टू सेट्स, दो सेट से ज्यादा होंगे तो वो पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। पॉलीप्लॉइडी कई प्रकार की होती है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी एंड एन्यू पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन हो गया, जो ज्यादा सेट आ गया क्रोमोसोम का, वो सेम स्पीशीज से आया है, पेरेंट्स का ही है। एलो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि वो जो सेट है वो किसी और स्पीशीज का होता है। और एन्यू पॉलीप्लॉइडी का मतलब है कि कुछ एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होना, उसमें कुछ क्रोमोसोम प्लस हो जाना, माइनस हो जाना। जैसे ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स टोटल पाए जाते हैं, अगर 45 या 47 हो जाए तो वो एन्यूप्लॉइडी कहलाती है। और ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, पूरा की पूरा सेट उसमें डुप्लीकेट होगा। नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल एबरेशंस, मतलब उसके स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम होना, कुछ स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी होना इज क्रोमोसोमल एबरेशन। ये सारी चीज़ों को हम जो जेनेरा है उनमें स्टडी करेंगे और उस आधार पर आइडेंटिफाई करेंगे कि उनका आपस में कितना रिलेशन है। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि साइटोलॉजी ने ये डिटरमाइन किया कि जो डिस्प्यूटेड जेनेरा थे उनका आपस में कितनी एफिनिटीज है, कितना वो इंटर रिलेटेड है, कितना वो एक दूसरे से दूर है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है युक्का और अगेव का। युक्का जो है वो आर्बोरेसेंट जीनस है, आर्बोरेसेंट मतलब ट्री जैसा दिखता है वो, और इसमें सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। अब चूंकि इसमें सुपीरियर ओवरी पाई जाती है तो इसको फैमिली लिलिएसी में रख दिया गया। और जो अगेव है वो भी एक आर्बोरेसेंट जीनस है, लेकिन उसमें इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, और इस बेसिस पर उसको एमेरिल्डेसी फैमिली में रख दिया गया। दोनों जीनस जो है वो आर्बोरेसेंट है, और दोनों में एक बहुत ही स्पेशल टाइप की सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। जब इन दोनों की साइटोलॉजी को स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि उनमें सिमिलर टाइप ऑफ कैरियोटाइप है। कैरियोटाइप मतलब क्रोमोसोम का जो सेट है वो बिल्कुल एक जैसा है, एसिमेट्री भी एक जैसी है, 10 लार्ज क्रोमोसोम्स हैं, 30 स्मॉल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो फीचर्स है वो एक दूसरे से इतने ज्यादा मिलते थे कि युक्का के ये फीचर्स लिलिएसी के बाकी मेंबर से बहुत डिफरेंट थे, और अगेव के एमेरिल्डेसी फैमिली से बहुत अलग थे साइटोलॉजिकल फीचर्स, लेकिन इन दोनों के एक जैसे थे। तो विटेकर और ग्रेनिक ने ये सोचा कि ज्यादा अच्छा है कि ये दोनों जो जीनस है वो जीरोफिटिक हैं, दोनों जीनस आर्बोरेसेंट हैं, दोनों में स्पेशल टाइप की सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, और दोनों की क्रोमोसोम का नंबर, मॉर्फोलॉजी भी काफी हद तक सेम है। तो इनको लिलिएसी और एमिलिडेसी फैमिली से हटा करके एक अलग फैमिली एगेवेसी होनी चाहिए, और जो कि ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो दोनों अपनी फैमिलीज के बाकी जीनस से बहुत अलग थे और दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे। तो इस प्रकार से कुछ डिस्प्यूटेड जेनेरा है उनकी हम क्लियरली बता सकते हैं कि ये इसमें पैटर्न क्लासिफिकेशन में होना चाहिए। तो इस तरीके से जो साइटोलॉजी है वो हमें करेक्ट टेक्सोनोमिक प्लेसमेंट के लिए हेल्प करती है, जो हम प्रॉपर उनकी फैमिली, जीनस और ऑर्डर इन सब में प्लेस कर सकें। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली जेनेरिक और इंफ्रा जेनेरिक कैटेगरीज के लिए।
नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री टू टेक्सोनॉमी। फाइटोकेमिस्ट्री का टेक्सोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है? जो फाइटोकेमिकल एविडेंसेस हैं वो भी इसमें बहुत हेल्प करते हैं, ताकि हम डिस्प्यूटेड जो टैक्सा है उनको हम प्रॉपरली प्लेस कर सकें, उनको सही स्थान पे रख सकें। तो जो फाइटोकेमिस्ट्री है, कुछ केमिकल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। दूसरे केमिकल कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोप से तो दिखाई नहीं देते, लेकिन हम केमिकल टेस्ट करके उन्हें पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स लेंगे जिनको कि हम माइक्रोस्कोप से इजीली देख सकते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को। पहला है स्टार्च ग्रेन्स। तो स्टार्च ग्रेन्स जो होते हैं वो सब सेल्स में ज़रूरी नहीं है कि पाए जाएं, और पाए भी जाते हैं तो उनका साइज और शेप जो होता है वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में जब स्टार्च ग्रेन्स पाए जाएंगे तो इस प्रकार के, किसी और स्पीशीज में अलग प्रकार के। तो वो टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे काम में आता है कि उनका साइज और शेप कैसा है, किसमें स्टार्च ग्रेन्स कितने पाए जाते हैं, किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो उसके से हम इंटर रिलेशनशिप जोड़ सकते हैं जो स्पीशीज की है। फिर है रेफाइड्स। जो रेफाइड्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, निडल के समान उनकी शेप होती है, और वो बंडल्स में, कुछ स्पीशीज में बंडल्स में पाए जाते हैं, सर्टेन स्पीशीज में ही पाए जाएंगे। अब ये अपनी शेप जो होती है इनकी अलग अलग होती है, क्यूबिक हो सकती है, प्रिज्मेटिक हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, और सर्टेन स्पीशीज के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि किस स्पीशीज में ये किस प्रकार के पाए जाएंगे। अब जो रेफाइड्स हैं वो सेंट्रोस्पर्मेल्स में पाए जाते हैं, ये ऑर्डर, इस ऑर्डर में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा कैक्टेसी में भी ये पाए जाते हैं। तो ये सजेस्ट किया गया कि क्या जो कैक्टेसी है वो सेंट्रोस्पर्मेल्स को बिलोंग करनी चाहिए, किस आधार पर? रेफाइड्स के आधार पर ये डिसाइड किया गया। नेक्स्ट इज सिस्टोलिथ। सिस्टोलिथ जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, बड़े बड़े मतलब सेल के हिसाब से तो नेचुरली हमें छोटी साइज है, पर सेल के अकॉर्डिंगली लार्ज क्रिस्टल्स हैं वो। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं जो कि स्टॉक भी उनमें प्रेजेंट होती है, और ऐसा लगता है जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स है, उस प्रकार की इनकी संरचना होती है। लेकिन ये बहुत पर्टिकुलर होते हैं ये कुछ टैक्सा के लिए कि जिनमें ही पाए जाएंगे। तो इस आधार पर हम उनमें एक दूसरे को हम जोड़ सकते हैं कि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड टैक्सा है, अगर उनमें वो एक प्रकार के प्रेजेंट हैं तो। तो ये तो हो गया कुछ केमिकल कैरेक्टर्स जो हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि केमिकल टेस्ट कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि केमिकल टेस्ट के माध्यम से ही हमें पता चलते हैं, और केमिकल टेस्ट करके जब हम पता कर लेते हैं तो हम उनका इंटर रिलेशनशिप जोड़ सकते हैं। उस आधार पर टैक्सोनॉमिक इंटर रिलेशनशिप हम अलग अलग टैक्सा में जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि एल्केलॉइड्स, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, सीड्स और फ्रूट्स में जो फैट्स और ऑयल्स पाए जाते हैं, एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के हिसाब से पर्टिकुलर होंगे। इसके लिए एग्जांपल है कि जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो पेपरवेरेसी और फ्यूमेरेसी दोनों में पाए जाते हैं, दोनों फैमिलीज पेपरवेरेसी और फ्यूमेरिएसी में पाए जाते हैं। तो इनको साथ में माना जाता था कि भाई ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलती हुई फैमिलीज हैं, क्योंकि दोनों में ही एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। लेकिन जब उनकी डिटेल एग्जामिनेशन की गई तो देखा गया कि जो एल्केलॉइड्स का कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है दोनों में। तो हचिंसन ने ये सजेस्ट किया कि फ्यूमेरिएसी और पेपरवेरेसी ये एविडेंस है कि इनका एमिनो एल्केलॉइड जो टाइप है वो बहुत ही डिफरेंट है, कॉम्बिनेशन बहुत अलग है। तो इन दोनों फैमिलीज एक दूसरे से बहुत अलग हैं, डिस्टिंक्ट फैमिलीज हैं, इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप बहुत क्लोज नहीं है। तो इसलिए ये काम आया उनके केमिकल टेस्ट की, इस प्रकार से जो डिस्प्यूटेड फैमिलीज हैं, डिस्प्यूटेड जेनेरा हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सीमेट्रिक्स। ये ब्रांच जो है फेनेटिक्स भी कहलाती है और न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी भी कहलाती है। तो जो टैक्सीमेट्रिक्स है वो उसके आधार पर भी जो प्लांट्स हैं उनके ऑर्गेनिज्म जो है उनके समानता और भिन्नता देखी जाती है, कि वो उनमें क्या देखा जाता है, ओवरऑल सिमिलैरिटी देखी जाती है। केवल इसमें जो फाइलोजेनी को ध्यान नहीं दिया जाता, एवोल्यूशनरी रिलेशंस को ध्यान नहीं दिया जाता, मेनली मॉर्फोलॉजी और ओवरऑल जो सिमिलैरिटी है उस पर ध्यान दिया जाता है। और इसीलिए हम इसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल मेथड के माध्यम से
ये आइडेंटिफाई किया जाता है, आपस में इंटर रिलेशनशिप देखा जाता है कि जिसमें जितना नंबर सिमिलैरिटीज का ज्यादा होगा वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है, जिसमें डिसिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी वो एक दूसरे से डिस्टेंट है। तो इस प्रकार से इसमें ओवरऑल सिमिलैरिटी देखी जाती है, ना कि ये फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ध्यान में नहीं देता है। इसलिए इसको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। थैंक यू।